देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 10वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन को चारों ओर से घेर रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है और ये दावा भी किया जा रहा है। इस बीच जपोरिजिया में परमाणु संयंत्र पर भी रूसी सेना ने हमला बोलकर नियंत्रण कर लिया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र पर रूस के हमले के बाद भारत ने शुक्रवार को आगाह किया कि परमाणु केंद्रों से संबंधित किसी भी दुर्घटना के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में पैदा हो रहे मानवीय संकट को समझना चाहिए। उधर रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग के गठन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान हुआ। भारत यहां भी मतदान से दूर रहा। यूक्रेन इस हफ्ते के अंत में रूस के आक्रमण से शुरू हुई लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश करने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ तीसरे दौर की वार्ता आयोजित करने की योजना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है ताकि आम नागरिकों के देश छोड़ने के लिए सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर खोला जाए। दरअसल यूक्रेन की तुलना रूस से की जाए तो रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता। हर क्षेत्र में यूक्रेन से कई गुना मजबूत होने के बावजूद भी रूस को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिली है। यूक्रेन पर हमले को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी देश के बड़े जिले रूस की गिरफ्त से बाहर है। अब धीरे धीरे ये सामने आ रहा है कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिस वजह से रूस के यूक्रेन को काबू करने में इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन से रूस को इतनी बड़ी और कड़ी टक्कर मिलेगी। दरअसल धीरे धीरे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अजय रहने की संभावनाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। रूसी सेना गोला बारूद और अन्य साजो सामान की आपूर्ति के लिए रेलवे नेटवर्क पर निर्भर है, लेकिन उसे यूक्रेन में सड़क के रास्ते आगे बढ़ना पड़ रहा है। रेल ट्रांसपोर्ट की कमी ने रूसी सैनिकों को पूरा उनका खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ के रख दिया है। तो आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी ये युद्ध लगातार जारी है। आपको बता दें कि हालात ये है कि यूक्रेन पूरी तरह से और कड़ी टक्कर फिलहाल रूस को देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात है, उस हालात से कैसे निपटा जाएगा और किस तरह से कोशिशें लगातार की जा रही है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुरेश गोयल जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका भी सर बहुत स्वागत है। कोचर साहब, शुरुआत मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। सर, सवाल इस बात को लेकर है, क्यों रूस पर यूक्रेन फिलहाल भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? 10 दिन से ये युद्ध लगातार जारी है। हालांकि रूस के सामने यूक्रेन कहीं पर भी और किसी भी स्तर पर नहीं टिकता, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कड़ी टक्कर दी जा रही है। 10 दिन से ये युद्ध जारी है, कैसे से देखते हैं और आखिर क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? है जो अभी चल रहा है कि यूक्रेन रूस पे भारी हो रहा है, ये ग्राउंड सिचुएशन ऐसा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि रेजिस्टेंस जो यूक्रेन ने दिया है रशिया को, और स्पेशली जो इनोवेटिव टैक्टिक्स यूज की है, जैसे कि एम्बुश साइट्स पे अपने रॉकेट लॉन्चर्स लगा के स्मर्च के और वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं और उनके टैंक कॉलम्स को एनकाउंटर करते रहते हैं। तो इस तरीके की जो टैक्टिक्स यूक्रेन ने लगाई है, उसकी वजह से रशिया का एडवांस डिले हुआ है। दूसरा, कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज भी थे रशियन आर्मी के, और जो उनका जो एमुनिशन और फ्यूल इश्यूज थे, तो वो भी थोड़ा डिले किया है कैंपेन को। और दूसरा एक चीज मैं और बता दूं कि रशिया ने एक 3 pronged कैंपेन किया था। बेसिकली उसका आइडिया ये था कि जहां पर भी उसको सक्सेस मिलेगा वो उसको रिइंफोर्स करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रशिया की कोई इतनी खराब नहीं रही है, और स्पेशली रशिया ने रिस्ट्रेन भी किया हुआ। वो एक जो बम्बार्डमेंट और ये जो आपकी एयर स्ट्राइक्स रशिया ने
पहले या दूसरे दिन के बाद अपनी एयर स्ट्राइक्स भी बंद कर दी थी। हम्म, तो कोई भी देश जिसके पास इतना स्ट्रांग एयर पावर हो, वो 2 दिन बाद अपनी एयर स्ट्राइक्स को क्यों बंद करेगा? तो वो कोई उसका एक स्ट्रैटेजी है, एक उसका तरीका है इस ऑपरेशन को आगे ले जाने का, और जितनी कैजुअलिटीज वो कम रख सकता था उसने कोशिश करी है। अभी ये जो लास्ट स्टेज आएगा, बिकॉज रशिया उम्मीद कर रहा था कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर जाएगा या उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद वो सीज फायर भी हो सकता था। बट ज़ेलेंस्की एक मिसगाइडेड इंडिविजुअल की तरह उसको चल रहा है। उसको आई डोंट नो यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो जो कैसा उसको अश्योरेंस दिए जा रहे हैं कि वो अभी तक अपने लोगों की जान की परवाह करे बिना और उनको जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आने वाली लड़ाई में अभी आप देखेंगे अगले 48 घंटे की जो लड़ाई है उसमें मैक्सिमम सिविल कैजुअलिटीज होने वाली है। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसको जो सेंस उसके दिमाग में जाएगा। बिकॉज अभी आप एक सिविलियन को या एक सिटीजन के अगर हाथ में आपने एक असॉल्ट राइफल पकड़ा दी है तो वो टैंक का थोड़ी मुकाबला कर सकता है। तो ये चीजों को आपको इसको समझना चाहिए। और मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 48 घंटों में एक जो टॉक्स का पहल किया जाएगा और उसके बाद सीज फायर होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, लेकिन अब वाकई आने वाले वक्त ही बताएगा कि आखिर किस तरह की रणनीति यूक्रेन और रूस की तरफ से अपनाई जाती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर सुरेश जी आपसे है, परमाणु केंद्रों पर हमले की नीति के पीछे रूस की क्या रणनीति है? और बर्बादी तो क्योंकि दोनों ही देशों के अलावा सभी देशों की होगी। देखिए, कल तक ये खबर आई थी कि रशिया ने जो सब ये यूक्रेन का इस हमला किया है और वजह से आग लगी है, तो सुन के बड़ा अचंभा हुआ और बड़ी हैरत कि रशिया ऐसा काम करता है कि जिससे ह्यूमैनिटी को तो नहीं, सब लोगों को खतरा। उसके बाद में जब मैं थोड़ा सा शुरू किया तब पता लगा पहली बात तो ये तो ये हमला पर न्यूक्लियर जो मेन उस पर नहीं था। ये उसके तो एक ट्रेनिंग सेंटर है उस बिल्डिंग में तो बात तो ये कि जो बिल्डिंग में हमला हुआ है उससे न्यूक्लियर कोई खतरा नहीं। उसके बाद तो हमारे मेरा बैकग्राउंड रहा है में ये तो जानने वाले मेरे को के बारे में टेक्नोलॉजी का रिएक्टर का पूरा आउटलेट है। ये इसका एक आपको एक इंडिकेशन उसको मिलना चाहिए कि ये कोई भी देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई अटैक होता है, और ये अटैक हुआ है ये एक्चुअली बेसिकली जो मेन फैसिलिटी में नहीं था, ये एक जो एडजॉइनिंग एरिया में था, तो एक सीरियस नहीं था। बिकॉज जब भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक होता है तो उसके रेपरेशन ज्यादा होते हैं, और अगर उसका लीकेज हो जाए तो वो एक बहुत ही घातक और काफी लोगों की उसमें जाने जा सकती है। और दूसरा ये जो यूक्रेन में फैसिलिटी है ये बेसिकली पावर जनरेशन के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जी जी। और जो मुझे इसको न्यूज से इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 25% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूक्रेन का है वो इस न्यूक्लियर प्लांट से होता है। और अगर ये डैमेज हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए कि इसको रिपेयर ना कर पाए, तो ये उस देश के लिए बहुत ही इकोनॉमिक सेटबैक है। बिकॉज ये ऐसी कंट्रीज हैं जो
-50 डिग्री 20 डिग्री के टेम्परेचर में लोग वहां पे रहते हैं और हीटिंग के बिना लोग वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये स्टैंड जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है बहुत ही सही स्टैंड है जी। और ये जरूरी है कि हम किसी भी काइंड का अटैक अगर कहीं पर भी कोई भी लड़ाई में हो और अगर लड़ाई में ना भी हो हमको इसको कंडेम करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि इसको रशियंस ने ही इसको अटैक किया है, हो सकता है सैबोटाज भी हो इसका, बिकॉज अभी जो भी हमको न्यूज आ रही है वो फिल्टर होके आ रही है, हमको उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती। तो किसी ने भी अटैक किया हो इसकी कंडेमनेशन जो स्टैंड लिया है हमारी गवर्नमेंट ने वो एक राइट स्टैंड है और लेना चाहिए। बिल्कुल, और जो स्टैंड लिया जा रहा है वो वाकई बहुत सोच समझ के और बहुत बेहतर रणनीति के साथ लिया जा रहा है। सुरेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम का जो ऐलान कर दिया है, इसे मजबूरी कहे या फिर इसके पीछे कुछ कूटनीतिक रणनीति है? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा मजबूरी तो नहीं लगती है मेरे को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इसमें मजबूरी तो कोई नहीं है। इतना जरूर है कि हाँ, यूक्रेन से जो रेजिस्टेंस मिली वो शायद जितनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन रशिया पहले भी बोल चुका था कि उसका जो ऑब्जेक्टिव यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे, यूक्रेन मिलिटरीली न्यूट्रल रहे है, और वो सबसे बड़ी चीज की जेलेंस्की को बदलना है। जी। अब ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये सारे बिल्कुल युद्ध से तो नहीं सॉल्व होंगे, अल्टीमेटली तो बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है जो रशिया का ऑपरेशन रहा है उससे यूक्रेन पर इतना दबाव बन चुका है और नेटो ने भी मना कर दिया कि नो फ्लाइट जोन नहीं करेंगे वो ये, तो यूक्रेन एक तरह से अलग पड़ चुका है, प्रेशर काफी बन चुका है। और अब अगर आगे कुछ होना है तो बातचीत से ही होगा बजाय मिलिट्री एक्शन के। अगर कब्जा करना उसका कोई ध्येय नहीं है तो मेरे ख्याल है ये सही टाइम है रोकने का और यूक्रेन को जो प्रेशर इस टाइम पर बना हुआ है उससे अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का। ठीक है सुरेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि तीसरे दौर की बातचीत की योजना क्योंकि बन रही है, क्या दोनों देशों के स्टैंड में कुछ बदलाव आया है जो अभी तक आपने देखा? क्या रूस का स्टैंड नरम हुआ है क्या पहले के मुकाबले? अब दोनों तरफ से बातचीत करने की पहले से ज्यादा हो गई है। हाँ, हाँ। पहले जैसे कि अड़े हुए थे कि नहीं बातचीत नहीं करेंगे, शर्तें लगनी है, वो करना है, ये करना है, वो सब जो है थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। ज़ेलेंस्की भी जो है अब बातचीत करने के तैयार है। ये बहुत ही अहम आपने एक पर्सपेक्टिव लेके आए हो आप गैस पाइपलाइन का, बिकॉज अभी इस लड़ाई में इसके बारे में तो ज्यादा जिक्र नहीं है और यूरोप बहुत ही कंसर्न है, स्पेशली जर्मनी और हंगरी। ये दो कंट्रीज हैं, इनको जिस हिसाब से जो गैस रशिया उनको सप्लाई कर रहा है और अगर ये इनकी पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जर्मन पार्लियामेंट में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी ये पॉइंट रेज किया, गवर्नमेंट को बताया है कि ये पाइपलाइन उनके लिए बहुत ही एक लाइफ लाइन है। एक्चुअली पाइपलाइन नहीं है, दिस इज अ लाइफ लाइन एंड देयरफॉर जो अमेरिका जो उनको गैस अगर सप्लाई कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उस कॉस्ट पे सप्लाई कर रहा है। तो जर्मनी को और स्पेशली एंटायर यूरोप को इसका असर होने वाला है और ये जो सैंक्शंस की बात करते हैं आने वाले वक्त में, ये रशिया को सैंक्शन इतने पिंच नहीं करेंगे जितना ये यूरोपियन नेशंस को पिंच करेंगे और इसीलिए यूरोपियन नेशन एंड स्पेशली जर्मनी यूनाइटेड स्टेट्स से बातचीत में है कि आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज हमको बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। ये पाइपलाइन अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है लड़ाई में या ये एग्रीमेंट से हम लोग अगर हट जाते हैं, जो हमने
रशिया के साथ एग्रीमेंट किया है ये पाइपलाइन को। और आपको मैं इसका पर्सपेक्टिव इसलिए मैं देना चाह रहा था क्योंकि पिछले 1-2 साल से यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर जर्मनी इस पाइपलाइन का जो उसको प्रोग्रेस है उसको डिले कर रहा है। और बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता कि कोई भी यूरोपियन नेशन रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो वो चाहता है कि कम से कम रशिया के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए यूरोपियन नेशंस का, और इसीलिए इसमें डिले आ रहा था। तो ये साफ है कि आने वाले वक्त में यूरोपियन नेशंस को तकलीफें आने वाली। ठीक है सुरेश जी, एक सवाल ये है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल करने की जो बात है लगातार हो रही है। हालांकि इससे पहले जेलेंस्की ने काफी ज्यादा जल्दबाजी की, जिस तरह से स्टेप उठाए और जिस तरह से रूस के साथ जो पूरा युद्ध अभी तक चल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जब बात हो रही है तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इसकी संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर अगर ऐसा होता है तो क्या इससे हालात बदलेंगे क्या? देखिए, युद्ध होने से पहले ही नेटो कंट्रीज ने, खासतौर पर यूएस ने पहले ही एक तरह से काफी हिंट दे दिए थे कि यूक्रेन में नेटो में शामिल होने की उम्मीद काफी कम है। हाँ। कहीं से भी यूरोप से, यूएसए से कहीं से कोई भरोसा नहीं था कि यूक्रेन को शामिल किया जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि यूएसए और नेटो कंट्रीज भी नहीं चाहते हैं कि नेटो और यूएस रशिया के बॉर्डर बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएं, क्योंकि उसमें खतरा दोनों के लिए बढ़ जाता है। ये किसी तरीके से हमें समझ में नहीं आता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को क्यों ये गुमाता रहा कि उनको नेटो की सदस्यता मिल जाएगी, जबकि ऐसा कोई भरोसा कभी नहीं था। और अभी भी जब ये युद्ध का सीज फायर बेशक हो जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि 1991 के बाद में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, उस टाइम पर भी ये प्रस्ताव रखा गया था कि नेटो की अब कोई औचित्य नहीं है, नेटो को खत्म हो जाना चाहिए। वो तो नहीं हुआ, और ये भी कहा गया कि अगर नेटो खत्म भी नहीं हुआ तो नेटो आगे ईस्टवर्ड नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद बढ़ता चला गया। और अब जो हालत ये है कि रशिया को एक तरह से नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए, जिसमें कि बाकी सब यूरोप के देश हैं उनकी सुरक्षा निश्चित हो, और उस सुरक्षा में सभी का ख्याल रखा जाए। खाली ये नहीं कि जो अभी नेटो वो आगे बढ़े और रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा जाए। बिल्कुल, सभी का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है। एक छोटा सा सवाल मेरा कोचर साहब आपसे है, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कनाडा और यूरोपीय संघ के बाद अब अमेरिका ने भी रूसी विमानों के लिए अपना आसमान बंद कर दिया है। इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्या आपको लगता है इसके बारे में? कहीं पर भी अगर आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो उस देश को फर्क पड़ेगा। और अगर आप अपनी एयर स्पेस में उनको अलाउ नहीं करेंगे, और फिर कोई भी अगर इसको रशियन आपके जो विमान है वो उसको मूवमेंट्स आप उनकी रोकेंगे, तो कोई भी देश इससे अफेक्ट होता है। और इसको रशिया के पास ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे। अभी देखिए, जिन कंट्रीज को रशिया जिनके साथ ट्रेड कर रहा है, अगर वो ट्रेड बंद हो जाएगा तो उन कंट्रीज का भी तो नुकसान होता है। तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो सैंक्शंस हैं ये एक डबल एज्ड वेपन होता है, तो दोनों कंट्रीज को फर्क पड़ता है इसको। कोचर साहब, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि ये भी निकल के सामने आया है कि रूस की अगर हम बात करें तो रूस के एयरफोर्स और आर्मी के बीच बेहतर तालमेल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक जो रूस है वो पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रहा? आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आप एक मिलिट्री ब्रेन की तरह आपने क्वेश्चन पूछा है, ये बिल्कुल सही है जी। ये जो 3 असॉल्ट लाइंस जो रशिया ने एक्चुअली बनाई है, एक साउथ की, एक ईस्ट की और एक नॉर्थ की, ये असॉल्ट लाइंस एक
दूसरे से वाइडली सेपरेटेड हैं और जो ग्राउंड ऑपरेशंस हुए हैं उनको एयर सपोर्ट ऑपरेशंस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया गया। एक क्लासिकल जो आपका लैंड एयर बैटल जिसको हम बोलते हैं, उसमें एयरफोर्स सबसे पहले उसमें तबाही करता है और कोई भी अगर ग्राउंड फोर्सेस को ऑपरेशन लॉन्च करना होता है तो उसको क्लोज एयर सपोर्ट मिलती है। जी जी। हमने इस ऑपरेशन में और इसमें हमने पिछले 7-8 दिन में हमने ये चीज नहीं देखी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो यूक्रेन में हालात है उसके बाद भारत की तरफ से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। अभी जिस तरह से हालात जो हैं वो युद्ध विराम की तरफ है और 5 घंटे के लिए अभी युद्ध रुका है, रुकने की बात कही जा रही है। ऐसे में भारत की कोशिश यही है कि तमाम जो छात्र हैं भारत के उनको बहुत बेहतर तरीके से वापस भारत में लाया जा सके ताकि जो भारतीयों की दिक्कतें हैं वो कम हो सके। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।